इंडेक्स Recording in प्राइम है, progress. तो वो जो सब ग्रुप होते हैं ना वो नॉर्मल होता है। ये नॉर्मलिटी को अप्रोच करने का एक और बहुत बड़ा क्राइटेरिया है बाय निलपोटेंसी। अगर हमें ये पता चल जाए किसी ग्रुप का कि वो निलपोटेंट है और उसमें सब ग्रुप जिसकी नॉर्मलिटी देखना चाह रहे हैं, अगर उसका इंडेक्स प्राइम हो जाए, उसका इंडेक्स प्राइम हो जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम Q8 की बात करें और Q8 में अगर हम एक सब ग्रुप ले लें +-1 +-i, तो इसका इंडेक्स कौन सा Q8 में 2 है, विच इज द प्राइम। तो जो H होगा बाय दिस रिजल्ट नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये एक और क्राइटेरिया आप लोगों ने याद रखना है, बहुत जरूरी क्राइटेरिया है कि अगर ग्रुप निलपोटेंट है और उसका सब ग्रुप जोन सा है वो उसका इंडेक्स प्राइम है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इवन नंबर जो आपके ये जो है आपके पास ग्रुप ऑफ इवन, हाँ, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ये आपके पास जो सा वो क्या निलपोटेंट है, क्योंकि बिलियन है तो निलपोटेंट है। अब इधर मैंने एक सब ग्रुप ले लिया 3Z, जिनके जो 3 के वो सारे के सारे आते हैं, पर ये तो खैर इधर भी यूज हो जाता है, वैसे भी यूज हो जाएगा ये। लेकिन चूंकि हमने यहाँ यहाँ पे ना निकालो तुम लोग, और कोई एग्जांपल देख लेना जो फाइनाइट केस के अंदर ही हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। किसका मकसद ये है कि अगर ग्रुप आपके पास निलपोटेंट है और सब ग्रुप का इंडेक्स अगर प्राइम है, तो वो जो सा होता है आपके पास जो सब ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से ये है कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, फाइनाइट निलपोटेंट ग्रुप है, तो वो लिखा जा सकता है डायरेक्ट प्रोडक्ट की शक्ल में अपने साइलो पीस की ग्रुप की, अपने साइलो पीस के ग्रुप की डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है अगर ग्रुप क्या होगा, हमारे पास निलपोटेंट होगा। और ये फ्रंट ओनली के साथ है कि अगर आपके पास कहीं पर ये बात पता चल जाए, जैसे D5 है ऑर्डर 10 का, कि इसके साइलोस कौन कौन सी हैं, 2 और क्रॉस 5। ठीक है, तो C2 क्रॉस C5 को लिख दूंगा तो यहाँ से मुझे पता D10 ही मुझे मिलना है, यहाँ से मुझे पता है, यहाँ से मुझे क्या मिलना है, D10 ही मिलना है, और वो क्या होगा मेरे पास, निलपोटेंट होगा। तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम निलपोटेंसी को अचीव करने लगे हैं, ये हासिल करने लगे हैं एक और डेफिनेशन से, जो कि हमारे पास है अपर सेंट्रल सीरीज। जिस तरह से आपने पढ़ा निलपोटेंट ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें कोई सेंट्रल सीरीज आ जाए, इसी तरह से इसकी दो शर्तें शक्लें और हैं, एक अपर सेंट्रल सीरीज है और एक लोअर सेंट्रल सीरीज है। यहाँ पर भी जो सेंट्रल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो ग्रुप के सेंटर से रिलेटेड है। जैसे कि आपने सेंट्रल सीरीज के डेफिनेशन में देखा था कि सेकंड कंडीशन में हम सेंटर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और अपर और लोअर का लफ्ज से लाजमी इसलिए लगा क्योंकि सीरीज है तो उसकी एक हाईएस्ट टर्म होगी, एक लोएस्ट टर्म होगी, तो लिहाजा उसके लिए हमने सेपरेट अपना उसके लिए हमने सेंट अपर और लोअर का वर्ड जो है वो क्या हुआ, यूज किया हुआ है। जी, जरा निजाम इम्तियाज अपना अपर सेंट्रल सीरीज के डेफिनेशन के लिए आइएगा। जी सर। इतनी बात सुन, अब मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, सोए तो नहीं हुए सब लोग? नो सर, साथ ही हैं सर। शाबाश। हाँ जी, अपर सेंट्रल सीरीज को डिफाइन कीजिएगा काइंडली। जी सर, we first define a class of subgroup xi। अच्छा, जेड, इसको हम जेड बोल देंगे ना इनके लिए। ठीक है सर। let I g of g as follows, we put z ठहरिए नॉट ऑफ g। ठहरिए ठहरिए, अब हम क्या करने लगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। चाहे हम अपर सेंट्रल की बात करें या चाहे हम लोअर सेंट्रल की बात करें, आप ये जानते हैं कि जब हमने सेंट्रल सीरीज पढ़ी थी तो वो भी हमारे पास एक क्या थी, नॉर्मल सीरीज थी, लेकिन वहां पर हम क्या लेते थे, सब ग्रुप्स लेते थे। अब हम क्या करने लगे हैं, इन डेफिनेशंस के अंदर हम ग्रुप के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे जो सब ग्रुप्स के सीक्वेंस के ऊपर मुश्तमिल होगा। बिल्कुल जैसे याद होगा
आपको कि सॉल्युबिलिटी के अंदर हमने किसी भी ग्रुप के लिए उसके ड्राइव्ड सब ग्रुप की सीरीज बनाई थी कि इसका पहला ड्राइव्ड सब ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसने तो उन्हें बात चलाई थी। जैसे S3 का जब हमने ड्राइव निकाला तो वो हमारे पास A3 आया, A3 का निकाला तो सिंगलटन 1 आया। अब जो सिंगलटन 1 है वो S3 के लिए सेकंड ड्राइव है, A3 S3 के लिए फर्स्ट ड्राइव है। बिल्कुल इसी तरह से हम अब क्या करने लगे हैं कि यहाँ पर ग्रुप के लिए उसके सब ग्रुप्स की जो सीरीज बनानी है ना, वो सब ग्रुप्स खास हैं। और वो क्या है, वो सेंटर हैं कि ये ग्रुप का पहला सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है, ये तीसरा सेंटर है, और इस तरह की बात चलती जाएगी। कितनी बात समझ में आई है कि हम किस तरह का सीक्वेंस बनाने लगे हैं अब ग्रुप में, उसके सेंटर्स के ऊपर कि इसका पहला सेंटर है, ग्रुप का दूसरा सेंटर है, ग्रुप का तीसरा सेंटर है, ग्रुप का चौथा सेंटर, यानी कि सेंटर से सेंटर, अंदर से अंदर सेंटर निकाली जाएंगे हम। वो कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। मैं छोटी छोटी बात पे रुक के आपसे पूछता जाऊंगा, अगर किसी को कोई बात समझ ना लगे तो मुझे वहां पे रोक देना, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों का गुजारा नहीं होगा जो डेफिनेशन हम पढ़ने लगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? जी सर। जी सर। जी, चलिएगा डेफिनेशन पे। जी, अनीजा इम्तियाज, आर यू विद जी अस? सर, मैं जी सर। We first define a class of subgroup Zi हाँ of जी, G of G as हाँ follows. जी, जेड आई ऑफ जी। अब ये जेड आई ऑफ जी आपको पता है, जेड जो सेंटर को डिफाइन करता है। आई को हम वेरिएशन दे देंगे, I1 से मुराद Z1 ऑफ जी मतलब पहला सेंटर, Z2 ऑफ जी मतलब सेकंड सेंटर, Z3 ऑफ जी मतलब थर्ड सेंटर, और इस तरह से बात आगे चलती जाएगी। अब ये बनाने कैसे हैं ये नीचे हम देखने लगे हैं। We put Z naught of G is equal to E. हाँ, कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम I0 पुट करते हैं तो बन जाएगा Z नॉट ऑफ जी, और Z नॉट ऑफ जी को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। जारी बात है किसी भी ग्रुप में सबसे छोटा सब ग्रुप कौन सा होता है, आइडेंटिटी, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, ग्रुप इटसेल्फ होता है। तो हमने क्या अपनी तरफ से अज्यूम किया कि जो Z नॉट ऑफ जी है, यानी कि पहले मुकाम पर जो आइडेंटिटी होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, Z नॉट ऑफ जी बन जाएगा, ताकि हम सीरीज को स्टार्ट कर सके। अब आगे हम कीमत निकालने लगे हैं इन नॉन ट्रिवियल के लिए। जी बताइएगा। And let Zi of G be that subgroup of G for which Zi of G by Zi minus 1 of G हाँ is जी, equal to बराबर है जेड ऑफ जी कोशंट G जेड by आई माइनस I वन ऑफ minus जी। 1 of G. हाँ जी, अब यहाँ से ना हम स्टूडेंट्स देखो Z1 की कीमत निकालते हैं। जरा अनिता से डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। हम इस फॉर्मूले में ना I बराबर है 1 पुट करने लगे स्टूडेंट्स, I बराबर 1 पुट करने लगे। लिखिएगा फॉर I बराबर है 1, जी सर। Z1 ऑफ जी बटा जी सर। Z नॉट ऑफ जी जी सर। बराबर आ गया Z ऑफ जी सर। जी बटा Z नॉट ऑफ जी। जी सर। अब यहाँ पे Z नॉट जी की कीमत पुट करते हैं जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। लिखिएगा दिस इंप्लाइज दैट Z1 ऑफ जी बटा आइडेंटिटी बराबर है Z ऑफ जी बटा आइडेंटिटी। लिख रही है ना? जी सर। गुड, बराबर है Z ऑफ जी बटा आइडेंटिटी। और आप जी जानते सर। हैं कि स्टूडेंट्स जब भी हम आइडेंटिटी से क्वेश्चन करते हैं तो खुद ही आता है। तो आगे लिखते हैं कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z ऑफ जी। तो दिस इंप्लाइज दैट Z1 ऑफ जी बराबर आ जाएगा Z ऑफ जी के। जी सर। तो पहला सेंटर हमारा हमेशा क्या होगा, Z ऑफ जी से मुराद के ग्रुप का सेंटर। Z1 ऑफ जी बराबर किसके आ गया, Z ऑफ जी के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट सेंटर होगा हमेशा वो किसके बराबर होगा,
z ऑफ g के बराबर आएगा। ये हमने इसकी कीमत निकाल ली है। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? जी सर। ठीक है, यानी कि हमने अब तक क्या काम किया, हमने एक सीरीज बनानी है जो ग्रुप के सेंटर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, यानी कि पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, जैसे हमने ड्राइव सीरीज बनाई थी। अब वो बनाने के लिए हमने कार्रवाई क्या डाली, हमने क्या कहा कि जो सबसे छोटा सब ग्रुप होता है वो आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी को हमने दे दिया z नॉट ऑफ g। अब हमने आगे z1 ऑफ g, z2 ऑफ g की कीमतें निकालनी है। अब z1 ऑफ g i बराबर 1 पुट किया फार्मूले में, जब हमने i1 पुट किया तो हमारे पास क्या बना, z1 ऑफ g बटा z नॉट ऑफ g। कीमत पुट की राइट साइड पर, कैलकुलेशंस की, तो आपको पता है, तो पता है कि z ऑफ g बटा आइडेंटिटी को जब देखेंगे तो वापस आ जाएगा सेंटर ऑफ g आ जाएगा। तो क्या पता चला कि जो z1 ऑफ g हुआ करेगा ये हमारे पास किसके बराबर आ जाया करेगा, z ऑफ g के बराबर आ जाया करेगा। ऐसे ही हमने आगे z2 निकालना है, और z2 निकालने के लिए वो भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। दिखाइएगा निज़म के पीछे काइंडली। जी सर। जी सर। Here z of h denotes the center of h. हाँ We ठीक है, thus have the series हाँ जी, E is equal to z naught of g contained in z1 of g up to so on zk of g, which is contained in g, हाँ जी। in which अब वो z क्या क्या, I अब ये हमने सीरीज बना ली ना, E बराबर आ गया z नॉट सबसेट है z1 का, सबसेट है z2 का, और चलती जा रही है, और ये सीरीज क्या आ रही है, आगे चलती जा रही है। अब हम कहेंगे कि नंबर 1 जो है वो सेंट्रल सीरीज, लो अब अपर सेंट्रल सीरीज बन जाएगी अगर क्या शर्त पूरी हो जाए, जी बताइए। in which z I minus 1 of g is a normal subgroup of z I g. हाँ ठीक है, The series 1 is called the upper central series for g if zk of g is equal to g for some integer k. जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो क्या कह रहा है कि आपने जो ये सीरीज बनाई है इसमें हर आने वाला अपने पिछले वाले में नॉर्मल है, एक बात। दूसरी बात क्या आ गई कि अगर ये सीरीज किसी मुकाम पर g के बराबर आ जाए, किसी मुकाम पर g के बराबर आ जाए, यानी कि टर्मिनेट कर जाए, कहाँ पर टर्मिनेट करे, अपने पेरेंट ग्रुप के ऊपर टर्मिनेट कर जाए, तो हम सीरीज नंबर 1 को बोलेंगे कि हमारे पास अपर सेंट्रल सीरीज है। समझ आई ये बात की? सर दोबारा आपने देखा बात ना, आपने z नॉट g निकाला, वो फर्स्ट सेंटर निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, निकालते गए निकालते गए निकालते गए, और एक ऐसा मुकाम आ गया जहां पर सेंटर का जवाब खुद ग्रुप आ गया, सेंटर का जवाब खुद ग्रुप आ गया। इसका मतलब हुआ कि सीरीज मुकम्मल हो गई। अगर ऐसी सूरत मुकम्मल होने वाली मिल जाएगी तो हम कह देंगे कि सीरीज कैसी बन गई है, अपर सेंट्रल सीरीज, और नतीजे में ग्रुप हो जाएगा निलपोटेंट। और अगर ये मुयस्सर नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि सीरीज में इसके सीरीज अपर सेंट्रल नहीं है, और नतीजे में जो ग्रुप होगा वो निलपोटेंट नहीं नहीं रहेगा। अब हम इस सारी गुफ्तगू को एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अनिजा इम्तियाज एग्जाम्पल बताइएगा। मैं Consider the dihedral group G is equal to D4. Here Z node of G is equal to E and वो Z1 एक by मिनट ठहरिएगा, ठहरिएगा, वो जो मैंने खुद करवाया था वो आपके पास है, ये वही है? इसका नोट्स है, उसके नोट्स जो हाँ आपने हाँ लिखवाए वही हैं। वही है। जी सर वो है नहीं, वो मैं ओपन करती हूँ। जी सर, हाँ उसमें ये वो लेट करें। G इज इक्वल टू D4। हाँ अब ये देखिए, ये ना मैं आपको एक एग्जांपल तफसील से बताने लगा हूँ कि हमने D4 को निलपोटेंट साबित करना है बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अपर सेंट्रल सीरीज। मेथड क्या है, हमने D4 से मुराद डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4 यानी कि ऑर्डर 8 का है। ठीक है, पहला काम हमने क्या करना है कि हमने अपनी तरफ से जो G की आइडेंटिटी होगी
जो भी जी की आइडेंटिटी होगी उसको हमने z नॉट ऑफ जी कह दिया, उसको हमने क्या कह देना, z नॉट ऑफ जी। जैसे यहाँ पर z नॉट ऑफ जी किसके बराबर आ गया, सिंगलटन 1 के। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? हाँ जी सर। ठीक है, अब अगली बात इंपॉर्टेंट है। अब हमने z1 ऑफ g निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था इन जनरल कि जो z1 ऑफ g होगा वो दरअसल इस ग्रुप का सेंटर होगा, और हम जानते हैं कि D4 का सेंटर हमारे पास किसके बराबर आता है, 1, a²। जो D4 का सेंटर है वो हमारे पास क्या आता है, 1, a4। तो जो z1 ऑफ g है उसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, a²। जी बताइएगा निजा भी ये सारी बात z1 वाली। जी सर। Now z1 over z1 of g over z node of g is equal to z of g over z node of g, which is equal to z of d4 by 1, which is isomorphic to z d4, which is equal to 1 a². हाँ, That is ये बिट ठहरो, ये क्या काम किया हमने, हमने z1 निकालना है। z1 निकालने का मेथड क्या है, हमने वो फार्मूला पढ़ा है अनिजम किताब से ना, वो जेड आई ऑफ जी वाला फार्मूला निकालना, जेड आई ऑफ जी बटा जेड आई माइनस 1 ऑफ जी। जी सर निकालिए। निकाल लिया ना जी स्टूडेंट? ये है वो जनरल फार्मूला जहां से हमने आई की कीमतें पुट करके मुतलका सेंटर निकालना है। जब आई मैंने 1 पुट किया लेफ्ट राइट पर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, z1 ऑफ जी बटा z नॉट ऑफ जी बराबर आ जाएगा z ऑफ जी क्वेश्चन z नॉट ऑफ जी। अब यही काम हम यहाँ पे कर एग्जांपल में आ जाए, वापस एग्जांपल में आ जाए। जी सर। जी that is z1 of g is equal to 1 a². पीछे हो, पीछे हो, पीछे से शुरू करो। जी z1 सर। ऑफ जी बटा z नॉट ऑफ जी किसके बराबर है, z z ऑफ जी बटा g z g नॉट ऑफ नॉट जी। जी अब हम इनकी कीमतें पुट कर रहे हैं, बराबर आ जाएगा z ऑफ जी क्या है, d4 बटा z नॉट क्या है हमारे पास, सिंगलटन 1, वो क्या है, सिंगलटन 1। तो इसका मतलब है d4 बटा सिंगलटन 1 बेसिकली किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, सेंटर ऑफ d4 के। और सेंटर ऑफ d4 हमारा किसके बराबर होता है, 1, a²। तो नतीजे में हमें क्या पता चला कि जो z1 का सेंटर होगा, सॉरी जो z1 ऑफ g होगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1, a², जो बेसिकली d4 का ही सेंटर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? जी सर। जी अब हम आगे चलते हैं। अब हमने z2 निकालना है, वही मेथड है z2। चलें निजाम तो आगे बताइए। z2 of g by z1 of g, which is बिल्कुल equal वही to काम कर रहे हैं, फॉर्मूले के अंदर कीमतें पुट कर रहे हैं, i बराबर 2 पुट कर रहे हैं। अब z of g over z1 of g, हाँ जी which ठीक है, is इनकी कीमतें पुट करें। equal to z of d4 over 1 a². ठीक है, As d4 over 1 a² is isomorphic to अब ये बड़ी non-cyclic group इंपॉर्टेंट of बात order है। अब 4. देखो स्टूडेंट्स, हमने d4 बटा 1 a² का सेंटर निकालना है, हमने d4 बटा 1 a² का सेंटर निकालना है। क्या मेथड होगा, कोई एलिमेंट एलिमेंट के चक्रों में नहीं पड़ना, हमने यहाँ से लॉजिक यूज करने हैं। d4 का ऑर्डर 8, 1 a² का ऑर्डर 2, क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। अब चूंकि d4 हमारे पास नॉन साइक्लिक है, d4 हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि d4 बटा 1, a² कौन सा हुआ, ये आइसोमॉर्फिक हो गया नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 4 का। मजीद ये कि ये हमारे पास क्या है, अबीलियन हो गया। ऑर्डर 4 का जो भी ग्रुप होता है वो क्या होता है, अबीलियन होता है। और जब अबीलियन होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस ग्रुप का सेंटर और कोई नहीं होगा बल्कि ये खुद ही होगा, बल्कि ये खुद ही होगा। यही बात हम नीचे बता रहे हैं। जी अनीसा बताइएगा। As d4 over 1 a² is isomorphic to non-cyclic group of order 4, so d4 over 1 a² is abelian. हाँ जी अबीलियन हो गया, ठीक है Hence, आगे चलें। z of d4 over 1 a² is equal to d4 over 1 a². बिल्कुल खुद ही आ जाएगा। हम जानते हैं अबीलियन ग्रुप में सेंटर जो सा होता है वो ग्रुप के बराबर होता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बताती है,
So equation Z 1 2 of implies G, that हाँ G Z2 हाँ of G by Z1 of G, which is equal to D4 over 1 A square. बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ For से this Z2 we की कीमत have क्या, हाँ Z2 of G is equal to D4. D4 आ गया। देखो ना, ये जब आपने I2 पुट किया और Z2 निकाला और कैलकुलेशंस की, तो आखिर में आंसर क्या आ गया उसका? D4 आ गया, यानी कि ग्रुप खुद ही आ गया, यानी कि ग्रुप खुद ही आ गया। ये बात समझ में आई है? Z2 की कैलकुलेशंस क्लियर हुई हैं सबको? जी सर। हाँ जी। आपके अलावा और भी किसी को क्लियर हुआ है Z2 ऑफ G निकालना? हाँ जी स्टूडेंट्स, मुझे काइंडली बताइए, ताकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो ये बड़े मसाइल पैदा हो जाने। Z2 ऑफ G निकालना समझ में आ गया है? कोई जवाब नहीं, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं, मतलब ये कि खामोशी को मैं हाँ मैं समझ लूंगा। तो ये हमारे पास Z2 ऑफ G किसके बराबर आ गया? D4 के बराबर आ गया। Z2 ऑफ G हमारा D4 के बराबर आ गया। तो यहाँ से भी क्या पता चल रहा है, वो अब नीचे हम देखने लगे। जी नहीं सर बताइए। From the above calculation, we get singleton 1 is equal to Z node of G contained in Z1 of G contained in Z2 of G, which is equal to D4. विच इज इक्वल टू D4 आ गया। D4. यानी कि आपने जब D4 के लिए सेंटर की सीरीज बनानी शुरू की, तो Z ये जो सीरीज है, ये एक छोटे से मुकाम पे फौरन ही एक दो स्टेप्स के बाद जाकर जो सी है वो अपने पेरेंट ग्रुप के ऊपर जाके मुकम्मल हो गई है। अपने पेरेंट ग्रुप के ऊपर जाके क्या होगी? मुकम्मल हो गई है। इसका नतीजा क्या हुआ कि ये हमारे अपर सेंट्रल सीरीज बन गई, और नतीजे में जी हमारा जो वो D4 है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा? नीलपोट नीलपोटेंट बन जाएगा। बताइए। Note that series 1 is an upper central series. Hence 1 is the required upper central series of D4. बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इस पूरे एग्जांपल में कोई मसला मसाइल है तो मुझसे पूछ लो। सर अगर ये Z2 पे टर्मिनेट ना होता, मतलब कि Z2 पे D4 के इक्वल ना होता, फिर I को मजीद वैल्यू देनी फिर आगे पड़ेगी चलना था हमने, फिर हमने Z3 निकालना था। फिर हमने क्या निकालना था? Z3 निकालना था। फार्मूला वही था, Z3 ऑफ G बटा Z2 ऑफ G हो जाना था। ठीक है ना? इस तरह करके हमने फिर आगे चलना था। ठीक है? ठीक है सर। ठीक कहाँ तक चलने? ठीक है सर। कि जब तक वो हमारा जो वो टर्मिनेट ना हो जाए। हमें पता चल जाएगा कि टर्मिनेट होने लगा कि नहीं होने लगा, पता चल जाता है। ये फाइनाइट केस में ये पता चल जाता होता आराम से। अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो इसका मतलब है सीरीज अपर सेंटर नहीं बनेगी, और जब अपर सेंटर नहीं बनेगी तो नतीजे में ग्रुप भी जो उनसा होगा वो निलपोटेंट नहीं हो। ठीक है? अब इस बात को मैं एक और मिसाल से समझाने लगा हूँ कि जहाँ पर सीरीज टर्मिनेट ना करे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए। जी सर। नेक्स्ट एग्जांपल है काउंटर एग्जांपल। हाँ जी, ये S3 Let G बराबर S3। Z next is Z node of G is equal to singleton 1. हाँ, Z नॉट ऑफ G हमने ले लिया सिंगलटन 1, जो कि S3 की क्या है? आइडेंटिटी है। अब हमने Z1 ऑफ G निकाल लें। फार्मूले में कीमतें पुट करेंगे। जी बताएं। Z1 of G is equal to Z of G over Z node of G, हाँ जी, which is Z1 equal ऑफ to G बटा Z नॉट ऑफ G बटा Z नॉट ऑफ G, इसलिए नहीं लिखा कि वो सिंगलटन 1 था। ठीक है? तो बराबर किसके आ गया? Z ऑफ G क्वेश्चन Z नॉट ऑफ G। कीमतें पुट करेंगे। जी बताएं। Z of S3 over singleton 1, ठीक है, which is isomorphic to Z of S3, बिल्कुल ठीक है। which is Z से equal बड़ा to सेंटर आ singleton रहा है। 1. ठीक है ना? सेंटर ऑफ S3, और S3 का सेंटर किसके बराबर होता है? सिंगलटन 1 के। 1. तो अल्टीमेटली क्या पता चला कि सेंटर फर्स्ट सेंटर यानी कि Z1 ऑफ G किसके बराबर आ गया? सिंगलटन 1 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? सिंगलटन Singleton 1 के 1. बराबर आ गया। अब ऐसे अगर मैं Z2 निकालना चाहूंगा, निकाला हुआ इधर Z2? नहीं सर। नहीं निकाला। तो Z2 भी निकालेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा?
Z2 सर Z2 यहाँ नहीं निकाला हुआ that is Z1 of G is equal to Z naught of G which हाँ is जी, equal to singleton 1 सिंगलटन वन। ऐसे अगर स्टूडेंट अगर आप जब Z2 निकालेंगे ना तो वो भी सिंगलटन वन आ जाएगा, तो वो भी क्या आ जाएगा, सिंगलटन वन ही आ जाएगा, बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ वो नीचे बताया जा रहा है जी, आगे this चलिए। means that the group S3 has no upper central series कि इसकी कोई अपर सेंटर सीरीज नहीं, इधर डिस्प्ले पर लिखिएगा, जरा डिस्प्ले पर लिखिएगा जी सर कि यहाँ पर Z नॉट ऑफ G सिंगलटन वन, Z1 ऑफ G सिंगलटन वन, ये भी आ गया। नाउ Z2 ऑफ G निकालें जरा, Z2 ऑफ G नाउ लिखिएगा, नाउ Z2 ऑफ G बटा Z1 ऑफ G जी सर बराबर है Z ऑफ, सर एक मिनट जी सर इक्वल है Z ऑफ G बटा Z1 ऑफ G। जी सर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, इन दिस इंप्लाइज दैट Z2 ऑफ G लेफ्ट साइड पर Z2 जी ऑफ सर G बटा सिंगलटन वन जी सर बराबर आ जाएगा Z ऑफ Z ऑफ S3 बटा सिंगलटन वन। जी सर और इस सारी बात को दोबारा से हल करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम सिचुएशन बन गई जो Z1 के लिए भी थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब दिस इंप्लाइज दैट Z ऑफ G बट Z ऑफ Z2 ऑफ G बराबर आ जाएगा जी सर सिंगलटन वन के। Z2 ऑफ G किसके बराबर आ जाएगा, सिंगलटन सिंगलटन वन 1 के। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, thus we have सिंगलटन वन बराबर है Z नॉट ऑफ G Z नॉट ऑफ G सबसेट है Z1 ऑफ G, लाइन के साथ सबसेट जो डालना है लाइन के साथ डालना है। जी सर सबसेट है Z2 ऑफ G जी सर सबसेट है सोन, सबसेट है सोन। ऑन बस यानी कि क्या पता चल रहा है कि ये सीरीज कहीं पर भी S3 पर टर्मिनेट नहीं होगी, ये सीरीज कहीं पर भी S3 पर टर्मिनेट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीरीज है ये अपर सेंट्रल नहीं बनी, क्योंकि अपर सेंट्रल की तो शर्त है कि किसी मुकाम पर जाकर जो Z आए वो उस ग्रुप के बराबर आ जाए, जैसे कि पिछले केस में Z2 D4 के बराबर आ गया था, जबकि यहाँ पे वो ऐसी सूरत नहीं मैसर आ रही। आपने Z1 निकाला वो भी सिंगलटन वन, Z2 निकाला वो भी सिंगलटन वन, ऐसे Z3 निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, सिंगलटन वन। यानी कि ये सिलसिला बढ़ता जाएगा और कहीं पर रुकेगा नहीं, यानी कि हमें कहीं पर भी कोई ऐसा के मुयसर नहीं आने लगा जहां पर ये जो सा होगा। तो नीचे लिख दीजिएगा, दिस मीन्स दैट जी सर द अबव सीरीज इज जी सर not an जी सर upper central series जी सर because जी सर we cannot find we cannot find any integer small k small k for which zk of g बराबर आ जाए 3 के, S3 के hence hence S3 has S3 has no upper central series, series therefore S3 is not nilpotent. nilpotent
हाँ जी, ये मैंने आपको एक थोरोली एग्जांपल करवा दी कि ये S3 बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो है वो अपर सेंट्रल सीरीज का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए निलपोटेंट नहीं बना। और एक आपको मैंने थोरोली एग्जांपल करवा दी जिसमें मैंने D4 को आपको बता दिया है कि वो हमारे पास क्या बन रहा है, निलपोटेंट बन रहा है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अपर सेंट्रल सीरीज। ये बात सबको क्लियर हो गई है, ये दोनों चीजें? जी सर। अब आप लोगों ने क्या काम करना है कि जो मैंने ग्रुप्स आप लोगों को ऑलरेडी दिए थे कि जिन्हें आप निलपोटेंट साबित करें बाय यूजिंग सेंट्रल सीरीज, अब आपने उन तमाम ग्रुप्स को निलपोटेंट साबित करना है बाय अप्लाइंग अपर सेंट्रल सीरीज का कॉन्सेप्ट। और इसी तरह से इसी किताब में यानी कि लोअर सेंट्रल सीरीज का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है जो बिल्कुल इसके पैरेलल है। यानी कि यहाँ पे अपर सेंट्रल सीरीज में हम कहते हैं कि सीरीज जो सी है वो टर्मिनेट करे जी के ऊपर, और वहां पर क्या आ जाएगा कि लोअर सेंट्रल सीरीज में जो सीरीज है वो टर्मिनेट करनी चाहिए आइडेंटिटी के ऊपर। कहाँ टर्मिनेट करनी चाहिए? आइडेंटिटी के ऊपर टर्मिनेट करनी चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाती है? लोअर सेंट्रल सीरीज बन जाती है। उस कॉन्सेप्ट को आप लोग इसके पैरेलल बिल्कुल खुद देख लेंगे और इन तमाम बातों को जो है वो आप लोग क्या करेंगे? तैयार करेंगे। यानी कि निलपोटेंसी के हवाले से हमारी एक आज की आखिरी गुफ्तगू थी और इसके अंदर हमने सेंट्रल सीरीज के साथ साथ अपर सेंट्रल सीरीज और लोअर सेंट्रल सीरीज के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, उनको बनाना कैसे है वो भी मैंने आपको थॉरोली बता दिया, एक एग्जाम्पल की शक्ल में और एक काउंटर एग्जाम्पल की शक्ल में। अब सेंट्रल सीरीज और अपर सेंट्रल सीरीज से मुतल्लिका एक दो छोटी छोटी क्रॉलरीज हैं अब्दुल मजीद साहब की ही किताब में, वो आप लोग ने अंडरस्टैंड कर लेनी है जो अपर सेंट्रल सीरीज से रिलेटेड है। और वो बहुत आसान आसान सी बातें हैं, उन इंशाल्लाह उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आएगा जो आपको समझ में ना आए। तो लुबे लुबा ये बना कि हमने अब सॉल्युबिलिटी के बाद निलपोटेंसी को भी जो है वो क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। अब कल तो चूंकि फ्राइडे है और कल आप लोगों का क्विज है जिससे कि कल बात तय हो चुकी है कल के मुतालिक। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कल के बाद लेक्चर आएगा उसमें फिर हम इंशाल्लाह जो है अपना नया टॉपिक जो है वो क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अगर इस हवाले से आप लोग इसको सॉल्व करें, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हुआ या कोई मसला मसाइल हुआ तो फिर मुझसे बाद में डिस्कस कर सकता है। ठीक है जी, कोई और सवाल किसी स्टूडेंट का इस हवाले से है तो मुझसे पूछ लो। जी, कोई सवाल किसी किस्म का? नो सर। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह फिर कल क्विज के अंदर मुलाकात होती है आप सबसे। Recording stopped.